हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल यूट्यूब विद प्रकृति एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए था, जिसमें ये बताया गया था कि जो कूलाम का नियम होता है उसका जो सूत्र होता है, ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उसका जो सूत्र होता है ये होता है F इज इक्वल टू यानी F बराबर 1/4πε0 या F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R² न्यूटन। जहाँ पर F क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल है। ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है और Q1 Q2 क्या है, दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच हमें बल ज्ञात करना है, और R है उन बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। आज हम लोग को पढ़ना है कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ना है, यानी वेक्टर रोटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। चूँकि बल एक सदिश राशि है, इसलिए बल को सदिश रूप में लिखना ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए हम लोग कूलाम के नियम का वेक्टर रूप पढ़ने चल रहे हैं। जैसा कि यहाँ चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2। हम मान लेंगे कि माना दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, जिनका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश क्रमशः R1 और R2 है। हम जो है Q1 के कारण आवेश Q2 पर लगने वाले बल को F21 से डिनोट करेंगे, तथा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल को F12 से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ सुविधा के लिए हम लोग जो है आवेश Q1 को 1 लिख देंगे, इसको केवल क्या 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। 1 से 1 से 2 की ओर जाने वाले वेक्टर को हम लोग लिखेंगे R21, और 2 से 1 की ओर आने वाले वेक्टर को लिखेंगे हम लोग R12। आइए देखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं, जिनका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर R1 व वेक्टर R2 है। तब हम लोग जो है आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले बल को, है ना, यहाँ लिखेंगे। तब आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले बल को F21 यानी वेक्टर F21 से, तथा आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल को वेक्टर F12 से प्रदर्शित करेंगे। करते हैं। इसी प्रकार एक से
दो की ओर, यानी हमने Q1 को केवल 1 मान लिया है और इसे क्या मान लिया है, 2 मान लिया है। तो इसी प्रकार 1 से 2 की ओर जाने वाले सदिश को वेक्टर R21 R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस R21 से तथा 2 से 1 की ओर जाने वाले सदिश को हम लोग लिखेंगे, सदिश को R12, इसको लिख सकते हैं हम R1 माइनस R2। यहाँ पर देखिए R2 माइनस R1 है और ये R1 माइनस R2 है, इसको लिख सकते हैं माइनस R21 लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले लें तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर दोनों आवेश पॉजिटिव है, मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है, ये दोनों आवेशों का जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल है, पूरा 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा कब आएगा, जब दोनों आवेश जो है वो धनात्मक होंगे, तब इनका गुणनफल 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का होगा। अगर दोनों आवेशों का गुणनफल 1 से 0 से कम आएगा, इसका मतलब ये दोनों जो आवेश है उनमें से एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। कहने का मतलब ये जो दोनों आवेश होंगे ये सजातीय होंगे, सजातीय यानी दोनों या तो नेगेटिव होंगे या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे। लेकिन यहाँ पर जो है तो दोनों आवेश होंगे वो क्या होंगे, विजातीय होंगे। इसलिए इनके बीच आकर्षण बल, देखिए वेक्टर दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो है Q1 और Q2 जो बल लग रहा है रेखा के अनुदिश Q1 के कारण इस पर जो बल लग रहा है Q2 पर अंदर की ओर, और Q2 के कारण Q1 पर जो बल लग रहा है वो भी अंदर की ओर। लेकिन यहाँ अगर देखें तो Q1 के कारण Q2 पर जो बल लग रहा है वो बाहर की ओर है, यानी यहाँ भी इसको लिखते हैं हम F21 लिखते हैं और यहाँ भी F12 लिखते हैं। Q1 के कारण इस पर जो बल लग रहा है वो बाहर की ओर F21, और Q2 के कारण Q1 पर जो बल लग रहा है ये भी बाहर की ओर F12। लेकिन यहाँ पर Q1 के कारण Q2 पर जो बल लग रहा है वो अंदर की ओर F21, और Q2 के कारण Q1 पर जो बल लग रहा है वो भी अंदर की ओर F12 लग रहा है। इसका कारण ये है कि Q1 और Q2 का जो गुणनफल है वो 0 से कम है, यानी ये विजातीय आवेश है। इसमें एक आवेश जो है धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, या तो दोनों आवेश धनात्मक है या फिर दोनों आवेश ऋणात्मक है। तो यहाँ से अगर हम वेक्टर रूप में लिखना चाहें, इसके लिए हमें एकांक सदिश की ज़रूरत होगी। तो एकांक सदिश हम लोग लिखेंगे कैसे, तो चलिए लिखते हैं हम लोग एकांक सदिश। एकांक सदिश होता क्या है, ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण केवल 1 होता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसे हम लोग एकांक सदिश कहते हैं। अगर वेक्टर R21 का हम एकांक सदिश लिखें तो लिखेंगे इसे यूनिट वेक्टर R21 इज इक्वल टू वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21। और अगर हम यूनिट वेक्टर R12 की बात करें तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R12 लिखते हैं। अतः जो कूलाम का नियम होगा, अतः कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखेंगे। कूलाम के नियम का जो सदिश रूप होगा ये हो जाएगा वेक्टर F, या तो इसको लिखें क्या, वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान, यहाँ पर क्या है, यहाँ से जो दूरी लेंगे R21 का स्क्वायर और यहाँ पर यूनिट वेक्टर
R21। इसे हम और अगर विस्तृत करें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर R21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R21 का क्यूब और वेक्टर R21, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ पर यूनिट वेक्टर R21 की जो वैल्यू होती है वेक्टर R21 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R21 होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें जो है वेक्टर, इस वेक्टर की अगर वैल्यू लिखें तो हो जाए वेक्टर R21 इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर R21 और इसके साथ में जो गुणा होगा किसका, R21 का हो जाएगा। तो हम लोग जो है अगर यूनिट वेक्टर के स्थान पे ये पूरा रख देंगे, यूनिट वेक्टर के स्थान पर अगर इसको रख देंगे तो ये और ये, यानी यहाँ पर यूनिट वेक्टर के स्थान पर अगर हम इस पूरी को रख देंगे तो ऐसे हो जाएगा R21, ठीक, किसका, मॉड ऑफ R21, और मॉड जब इसका इससे गुणा होगा तो ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यानी ये ऐसे हो जाएगा कि R21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान, यहाँ जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये जो इस पर वेक्टर लगा है ये ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा R21 का क्यूब और वेक्टर R21। तो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसके बाद हम अगर जो है Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल का सदिश स्वरूप लिखें तो इसको लिखेंगे F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R12। अगर हम यूनिट वेक्टर का मान यहाँ रख देंगे तो यहाँ भी R12 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -R21। यानी जो कूलाम के नियम हैं ये भी न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है। कहने का मतलब ये है जितना आवेश Q1 जो है Q2 पर जितना बल लगाता है उतने आवेश Q1 पर उसके विपरीत बल लगाता है, ठीक। तो ये हो गया कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप हो गया। इसके बाद हम लोग अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, कूलाम के नियम पर आंकिक प्रश्न करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ आंकिक प्रश्न कूलाम के नियम पर आधारित। प्रश्न संख्या 1, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल होगा। यानी दो आवेश यहाँ पर दिया गया है और उनके बीच की दूरी दी गई है, हम लोग को बताना है कि उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले जो जो चीज़ें दी गई होती हैं उनको लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल दिया है आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी ये कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। अब चूँकि सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर में बदलना है तो 30 × 10⁻⁻2 से गुणा करेंगे यहाँ 10⁻⁻2 से और ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1 मीटर। आवेश का जो मान दिया गया है, आवेश आपको दिए गए हैं Q1, तो Q1 का जो मान दिया गया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और Q2 का मान दिया गया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। आपको प्राप्त करना है कि इन दोनों आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है। तो जैसा कि हम लोग कूलाम के नियम से जानते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश अगर हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। चलिए सबका मान रखते हैं हम लोग और F = ये 1/4πε0 का जो मान होता है
वो होता है 9 गुणे 10 के घात 9 होता है। 9 गुणे 10 के घात 9। Q1 का मान 2 गुणे 10 के घात -7 है और Q2 का मान 3 गुणे 10 के घात -7 है। यहाँ से जो है R का मान है 3 गुणे 10 के घात -1 और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 9 गुणे 2 गुणे 3, 9 गुणे 2 गुणे 3 और यहाँ 10 का घात, यहाँ देखेंगे 9 है और यहाँ पर -7 है तो ये घट जाएगा और यहाँ भी -7 है तो ये भी घट जाएगा, बटा यहाँ अगर ध्यान दें तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 और 10 के घात -2 आ जाएगा। यहाँ 9 से 9 कैंसिल आउट कर देंगे और ये आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा और 10 के घात 7 और 7 14 माइनस में और 9 प्लस में है तो 14 में से 9 जाएगा 5 यहाँ हो जाएगा और बटा 10 के घात -2 और फाइनली जो इसका आंसर हो जाएगा 6 गुणे 10 के घात -5 और ये +2 या 6 गुणे 10 के घात -3 न्यूटन। ठीक है, इतना न्यूटन का बल एक दूसरे पर लगेगा। अब चूंकि दोनों आवेश धनात्मक हैं इसलिए इनके बीच जो बल लगेगा वो कैसा होगा, इसको हम लोग प्रतिकर्षी बल कह सकते हैं। ठीक, प्रतिकर्षी यानी रिपल्सन फोर्स इसे हम लोग कर सकते हैं क्योंकि दोनों आवेश क्या है, धनात्मक है। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को लगाएंगे। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था कि अगर दो आवेश हमें दिए गए हों और उनके बीच की दूरी दी गई हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आइए एक दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक, प्रश्न क्या है कि 4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर आवेश 0.8 माइक्रोकूलाम हो तो दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगेगा। तो जो चीज़ें दी गई हैं सबसे पहले उन्हें हम लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे हल और यहाँ पर दिया है लिखेंगे सबसे पहले कि जो चीज़ें दी गई होती है उनको लिखेंगे। तो आवेश आपको दिया गया है, क्या आवेश दिया गया है, एक Q1 दिया गया है और Q1 का मान 0.4 माइक्रोकूलाम है। इसे हम लोग कूलाम में बदलेंगे अगर तो जाएगा 0.4 गुणे 10 के घात -6 कूलाम हो जाएगा। आवेश Q2 का जो मान है वो दिया गया है 0.8 माइक्रोकूलाम और इसे अगर कूलाम में बदलें तो 0.8 गुणे 10 के घात -6 कूलाम हो जाएगा। इनके बीच जो बल दिया गया है वो 0.2 न्यूटन दिया गया है। ये पूछ रहे हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है जो इतना बल लगा रहे हैं। तो हम लोग फिर से कूलाम का नियम लगाएंगे जो हम लोग पहले से जानते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का जो सूत्र है उसी को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। चलिए सभी वैल्यू को पुट करेंगे। तो F की जो वैल्यू है 0.2 है, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 का जो मान दिया है 0 यानी 0.4 गुणे 10 के घात -6 कूलाम और Q2 का मान 0.8 गुणे 10 के घात -6 कूलाम दिया गया है। ठीक, आपको R का मान प्राप्त करना है। ठीक, यहाँ से R को हम पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ से r² बराबर और ये हो जाएगा 9 गुणे 10 के घात 9। इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी 32 यहाँ पर हो जाएगा ऐसे और 0.3 तो इसे लिखेंगे हम और गुणे 10 के घात -12 हो जाएगा और बटा यहाँ से 2 आ जाएगा 0.2। यहाँ से r², इसको जो है हम लिखेंगे इस तरह से, 2 से इसे अगर काट देंगे तो
ये हो जाएगा जो है, यहाँ से काट देंगे 2 1 कम 2 और 16 तो ना 32, यानी 0.16 जो है 16 आ जाएगा। ठीक है, यानी हम जो है इसमें जब भाग देंगे तो 0.16 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुणे 0.16 गुणे 10 की घात, यहाँ पर 9 है, यहाँ -12। आर स्क्वायर बराबर इसका गुणा करेंगे तो 16 9 144 हो जाएगा और 1.44 इसलिए, और यहाँ से गुणे 10 की घात -3 लिख देंगे इसको। ठीक, क्योंकि यहाँ से जब ये घटेगा तो आएगा 10 की घात -3। यहाँ इसको अभी हम लोग को हल करना है। यहाँ इधर देखते हैं, आर स्क्वायर का जो मान आया है वो आया 1.44 गुणे 10 की घात -3 आया है। यहाँ देखिए कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया, 6 यहाँ पर आएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ 1.6 आएगा, तो इतना हो जाएगा, ये 14.4। यहाँ आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 गुणे 10 की घात -4, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे आर बराबर √144 गुणे 10 की घात -4, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12 गुणे 10